इससे पहले विदेश कंपनी फाइजर ने लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई, लेकिन पूरी दुनिया की नजर अभी भी भारतीय कोरोना वैक्सीन पर टिकी है। फाइजर की कीमत और उसके रखरखाव की चुनौती से पार पाना आसान नहीं है। सबको मालूम है कि भारत के पास ही कोरोना की सस्ती और सुरक्षित वैक्सीन बनाने की क्षमता है, क्योंकि वैक्सीन के मामले में भारत विश्व गुरु है। सिद्धांत हैं जो इस बड़ी वैक्सीनेशन की एक्सरसाइज को गवर्न करेंगे, और ये सिद्धांत वो हैं जिन पर राज्य सरकारों और भारत सरकार की पूरी सहमति है। हैदराबाद की धरती पर हवाई जहाज से उतरते ये विदेशी प्रतिनिधिमंडल के लोग भारत को उम्मीद की बड़ी बड़ी नजरों से देख रहे हैं। ये नजर भारत की स्वदेशी वैक्सीन पर है। 64 अलग अलग देशों के लोग हैदराबाद की भारत बायोटेक प्रयोगशाला पहुंचे। इन लोगों ने यहाँ क्या देखा, इन लोगों ने यहाँ क्या पाया, ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप ये जानना चाहते होंगे कि वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी। So there are multiple vaccine candidates in different stages of development, and some of them may get licensed in the next few weeks. कहाँ तो दुनिया एक वैक्सीन के लिए तरस रही थी, यहाँ भारत में 8 वैक्सीन पर काम जारी है, जिसमें 6 का क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। तो 3 वैक्सीन हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं, एक वैक्सीन 6 वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं। जो 6 मुख्य वैक्सीन की बात स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण कर रहे हैं, उसमें कोविशील्ड है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफर्ड ने मिलकर बनाया। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की अनुमति भी मांगी। इसके अलावा कोवैक्सीन है जो फेज 3 में है। हैदराबाद की बायोटेक ने इस वैक्सीन को बनाया है, इसके इमरजेंसी यूज की अनुमति भी मांगी गई है। जायडस कैडिला की ज़ायकोव-डी वैक्सीन फेज 2 में चल रही है। इसके अलावा स्पुतनिक वी की बात भी की गई, जिसका डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। भारत में इस वैक्सीन का फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल होने वाला है। इसके अलावा एक वैक्सीन NVX-CoV2373 का जिक्र भी किया गया। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट और नोवावैक्स मिलकर बना रहे हैं। इस वैक्सीन का फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का आवेदन अनुमति देने वाली संस्था के पास मौजूद है, वो उसका रिव्यू कर रहे हैं। ये जो वैक्सीन है ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं, अधिकांश 2 डोज वाले हैं। एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे, और ये प्रति डोज के बीच की जो दूरी है वो 3 से 4 हफ्ते की है। अब सवाल ये है कि वैक्सीन डोज को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार की योजना क्या है। तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केंद्र सरकार 5 सिद्धांतों पर काम कर रही है, और उसी पर आगे बढ़कर वो कोरोना पर विजय पाना चाहती है। पहला सिद्धांत ये है कि ये पूरी एक्सरसाइज ऑर्डरली हो, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो, और ये ऑर्डरली और स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। दूसरा सिद्धांत ये है कि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तीसरा सिद्धांत है जो सामान्य निर्वाचन होते हैं, चाहे विधानसभाओं के या लोकसभा के, उसका जो अनुभव भारत सरकार को और राज्य सरकारों को है, तो उसके अनुभव का लाभ उठाया जाए। द फोर्थ strategic principle is to ensure people's participation in this entire exercise. The fifth strategic principle is कि इस पूरी कार्रवाई में विज्ञान और जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज न किया जाए। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खास एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया है। इस ग्रुप का नाम है नेगवैक, यानी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। कोरोना वैक्सीन को देश के हर शख्स तक पहुंचाने का जिम्मा इसी संस्था के पास है। इसके अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल को बनाया गया है। डॉक्टर वीके पॉल ने कुछ दिनों पहले जी न्यूज से हुई अपनी बातचीत में ये बताया था कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर देश में कैसी तैयारियां चल रही हैं। कि हम इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, उसका नाम है कोविन।
कोविड को विन करना है, उस नाम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि व्यक्तियों को जब वैक्सीन लगेगा तो उनको सूचित किया जाएगा एसएमएस के द्वारा, नहीं तो वर्ड ऑफ माउथ से बताया जाएगा कि आपने किस दिन कहां पे टीका लगाने के लिए आना है। नेगवैक ने वैक्सीन वितरण को लेकर केंद्र सरकार को अभी 4 सिफारिशें भेजी। इन सिफारिशों पर सरकार की हरी झंडी मिलना बाकी है। नेगवैक का कहना है कि हर भारतीय को वैक्सीन मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य कर्मियों को पहले वैक्सीन मिले, फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता मिले और उम्र आधारित व्यवस्था बनाकर वैक्सीन दी जाए। नेगवैक का जो मैंडेट है वो है कि पॉपुलेशन ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करना, प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर सरकार को परामर्श देना, वैक्सीन का चुनाव कैसे किया जाए प्रोक्योरमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसमें सरकार को रिकमेंडेशंस देना, वैक्सीन डिलीवरी कैसे की जाए और जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनका ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या हो, इसके बारे में सरकार को जानकारी देना। केंद्र सरकार वैक्सीन के वितरण पर न सिर्फ राज्य बल्कि जिला और ब्लॉक स्तर तक की तैयारी कर रही है। वैक्सीन के लिए सभी जगह खास टास्क फोर्स बनाई गई। सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में जो डाटाबेसेस हैं उनको कलेक्ट करने की कार्रवाई काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है और उन्होंने जो सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और गैर सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनका डाटा एकत्रित कर लिया है। वैसे ही एक स्टेट टास्क फोर्स है जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ यानी उस राज्य के जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो चेयर कर रहे हैं। इनका काम एक्चुअल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, यानी कोऑर्डिनेशन का काम मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का काम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम स्टेट टास्क फोर्स कर रही है। कोरोना वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी चुनौती थी कि इससे रूटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बाधा ना आए। सरकार ने इसके लिए भी योजना बनाई। लगभग 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, 28,947। जब हम कोल्ड चेन पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये वो जगह हैं जहां आप वैक्सीन को और सिरिंजेस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो करंट कोल्ड चेन है एडिशनल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन स्टोर कर सके, जिसकी जरूरत पहले 3 करोड़ लोगों को होगी। कोरोना वैक्सीन पर हर भारतीय का अधिकार है। ऐसे में केंद्र सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि वैक्सीन उन तक जरूर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 1-2 नहीं 64 देशों के प्रतिनिधि हैदराबाद पहुंचे थे। वो अपनी आंखों से ये देखना चाहते थे कि भारत बायोटेक जो वैक्सीन बना रहा है वो किस तेजी से बनाई जा रही है ताकि वो उनके देश को भी उपलब्ध हो सके। उन्हें भारत से उम्मीद है और भारत की क्षमता पर उन्हें कोई शक नहीं। इसी जगह पर बनाई जा रही है कोरोना की वैक्सीन। हैदराबाद की भारत बायोटेक बना रही है कोरोना वायरस खात्मे की कोवैक्सीन। ये वही प्रयोगशाला है जहां पर वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। कोवैक्सीन से भारत को बहुत उम्मीदें हैं, बल्कि केवल भारत को ही नहीं, कोवैक्सीन पर पूरी दुनिया की नजर है। बड़ी उम्मीदों के साथ 64 देशों के प्रतिनिधि जब हैदराबाद पहुंचे, उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन उनकी रुचि स्वागत सत्कार में नहीं बल्कि उस वैक्सीन में थी जो हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक बना रही थी। उन्हें मालूम था कि इतनी लंबी यात्रा की मंजिल वही वैक्सीन है जो इस प्रयोगशाला में बनाई जा रही है। भारत बायोटेक में प्रयोगशाला में ले जाने से पहले उनको कोवैक्सीन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद उन्हें इस प्रयोगशाला के अंदर ले जाया गया जहां पर कोवैक्सीन को बनाया जाता है। इस दौरान भारत बायोटेक के वैक्सीन वैज्ञानिक उन्हें इस वैक्सीन की खासियत बताते रहे। विदेशी प्रतिनिधियों को यह बात मालूम थी कि भारत अगर कोई वैक्सीन बना रहा है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि वो सुरक्षित भी है और सस्ती भी। I was really impressed to see how far you have come, how dedicated you are working in order to combat the COVID-19 virus, how really focused you are on helping humanity. It's not just a commercial interest, it's not just a nation first interest. You're really connecting with the rest of the world and you're helping all of us.
There are many vaccines being produced in countries around the world, but there's only one country that has the manufacturing capacity to produce sufficient quantities to satisfy the demand of citizens in every country, and that's India. ये पहली बार है जब किसी भारतीय कोरोना वैक्सीन की स्थिति को जानने के लिए 64 देशों के प्रतिनिधि भारत आए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। It's a testament to our Honourable Prime Minister's vision, who's not only showcasing collaboration, but it's extremely keen to ensure that it's not just India that receives the vaccine, but that Indian companies play a vital role in making sure we deliver vaccines to other parts of the world as well. भारत में 8 वैक्सीन विकसित की जा रही हैं। इनमें से 3 वैक्सीन फेज 3 में है, जिसमें 2 ने इमरजेंसी अप्रूवल की मांग की है। इन 2 वैक्सीन में से एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। यही वजह है कि 64 देशों के प्रतिनिधि भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। कोरोना संक्रमण पर अमेरिकी ब्राउन यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च में सफर करने वालों को अलर्ट किया गया है, जो लोग कार में सफर करते हैं। रिसर्च के मुताबिक कार में सफर के दौरान चारों तरफ से शीशे बंद होने पर कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ता है। रिसर्च में बताया गया कि कार में सफर करने के दौरान एयर फ्लो ठीक करके संक्रमण का खतरा कम किया जा सकता है। तो कार में सफर के दौरान कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा तेज है। इन सब के बीच कोरोना संक्रमण पर भी नई रिसर्च लोगों को चौंका रही है। ऐसी ही एक जानकारी के मुताबिक कार में सफर के दौरान अगर कार के चारों शीशे बंद हैं, तो समझिए कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यादा है। ये दावा है अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी का, जिसमें की गई रिसर्च के मुताबिक कार चलाने के दौरान एयर कंडीशनर का चालू रहना और चारों शीशे बंद रहना स्थिति को बिगाड़ता है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता है। हालांकि अगर कार में वेंटिलेशन होता है तो वायरस के सर्कुलेट होने का रिस्क घट जाता है। अब हम आपको कार डेमो के जरिए दिखाते हैं कि जब 2 लोग एक कार में सफर कर रहे हों तो कार में कैसे बैठे और एयर सर्कुलेशन के लिए क्या उपाय करें, जिससे कोरोना वायरस को सर्कुलेट होने से रोका जा सके। कोरोना संक्रमण से बचने के हजारों तरीकों के बीच में अब एक तरीका ये भी बताता है कि अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे आप इस संक्रमण को और इस खतरे को कम से कम कर सकते हैं। ये समझाने के लिए आज हम कोशिश करेंगे कि एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आपको ये बता सकें कि अगर आपको कार में ट्रैवल करना है तो कैसे उस खतरे को कम से कम किया जा सकता है। अगर ड्राइवर उस तरफ है तो इस तरफ की विंडो को खोल के रखें और पैसेंजर इस साइड पे बैठे और उस तरफ की विंडो को खोल के रखें। यानी अगर सिर्फ 2 लोग हैं तो आप ये मान के चले कि गाड़ी चलाने वाला अपनी सीट पर जाहिर है बैठेगा, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसको पीछे की तरफ बैठना चाहिए और इस विंडो को बंद रखना चाहिए और दूसरी विंडो को खोल देना चाहिए। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो ये विंडो खुल गई और दूसरी तरफ की वो विंडो खुल गई। ड्राइवर साइड की विंडो बंद रहेगी और जिधर पीछे पैसेंजर बैठा है वो विंडो भी बंद रहेगी। कोरोना संकट के बीच प्रदूषण का बढ़ता ग्राफ भी कार चलते लोगों को खिड़कियां बंद रखने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली के लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि वो कार की खिड़कियां खोलें या प्रदूषण से बचने के लिए खिड़कियों को बंद ही रखें। डबल वायमी काइंड ऑफ सिचुएशन में फंसे हुए हैं। एक तरफ से हम लोग कह रहे हैं कि विंडोज खोल के चले तो बाहर प्रदूषण अंदर आता है। उसके लिए हम लोग कहते हैं कि सिर्फ इनर एयर को रिसर्कुलेट किया जाए, एयर कंडीशनर लगा के रखा जाए। पर क्योंकि अब कोरोना का टाइम है, कोरोना से बचना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, तो इसलिए हम लोग जो है एकदम से उसको एसी को चलाना ठीक नहीं है इस समय में। आप जब खिड़कियां पूरी बंद करके रखते हैं, एयर अंदर के अंदर ही सर्कुलेट करती है, तो अगर ड्राइवर को या पैसेंजर को कुछ इन्फेक्शन होगा तो फिर फैलने का बिल्कुल खतरा रहेगा। और अगर कोई वायरल बीमारी भी है, मान लीजिए सर्दी खांसी जुकाम है, कोरोना नहीं भी है, तो भी अगर आप क्लोज्ड एसी एनवायरनमेंट में सफर कर रहे हैं तो एक से दूसरे को इन्फेक्शन का खतरा रहता है। वैसे कोरोना संकट के बीच यही हिदायत दी जाती है कि कार में कम से कम लोगों को लेकर ही यात्रा की जाए। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें एंड गाड़ियों को भी टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना ज़रूरी है। उसकी एयर सर्कुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्टैग्नेंट एयर अंदर रह जाती है तो उससे भी
इन्फेक्शन फैलती रहेगी। बिल्कुल, तो ट्रैवल करने से पहले अगर आप अपनी गाड़ी को सैनिटाइज कर लेते हैं तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। खिड़कियां खोलें तो वो किस तरह से खोलनी है ये हमने आपको बताया है, लेकिन हाँ, मास्क और सैनिटाइजर इसको गाड़ी में ट्रैवल करते हुए भी इस्तेमाल करें, भले ही अकेले एक ही व्यक्ति गाड़ी में क्यों ना मौजूद हो। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान अगर हम रखते हैं तो कैसे संक्रमण से बचा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन खबरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.